बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों के ब्रिलियंट करियर एकेडमी में। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, क्लास 10th का। तो इसमें हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, संचार कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चलिए जानते हैं इसमें परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन होता क्या है। तो परिवहन देखिए, परिवहन क्या है? वस्तु एवं लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को ही परिवहन कहते हैं। इसमें आपको मानव, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को, सामान को या आदमी को ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ही प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। इसमें मानव, पशु तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका महत्व देखते हैं क्या क्या है। इसका महत्व है, परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन आवश्यकता होती है। सड़क मार्ग की आवश्यकता होता है, रेल मार्ग की, जल मार्ग का, वायु मार्ग का और पाइपलाइन का आवश्यकता होती है परिवहन के लिए। सड़क से हम सड़क मार्ग पे सड़क से कोई सामान ले जाएंगे। रेल मार्ग के लिए यात्री और मालगाड़ियाँ चलाती है। जल मार्ग जैसे कि बड़े बड़े जहाज एक देश से दूसरे देश तक जाता है। वायुयान जो बहुत कम समय में लंबी दूरी का यात्रा तय करते हैं। पाइपलाइन जिसमें हम तेल, गैस ये सब भेजते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में आने जाने के लिए विशेषकर पैदल चलने की सुविधा से मार्ग का विकास हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो समझ गए आप लोग परिवहन किसे कहते हैं? जो वस्तु एवं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए सड़क मार्ग। सड़क मार्ग क्या है? तो सड़क मार्ग परिवहन का वो सबसे सामान्य, सुलभ और सुगम साधन है। लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों को साथ भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। 33 लाख। सड़क मार्ग में परिवहन के लिए सामान्य है, सुलभ है और सुगम भी है। और 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क का साथ भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में स्थान रखते हैं। एक है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो आपको अमृतसर से दिल्ली तक जाने का भाग है, जिसमें आजकल इससे अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में मतलब NH 1 में बदल दिया गया है, तथा दिल्ली से कोलकाता का राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का नाम जाना जाता है। आप लोग याद रखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। आगे देखते हैं, इसमें है भारत में सड़कों का विकास। भारत में सड़कों का कैसे धीरे धीरे विकास होते चल गया और कब से विकास हो रहा है। तो भारत में सड़कों का विकास का प्रारंभ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिलता है हमको। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़क थी। देश में सड़कों की कुल लंबाई 1950-51 में 4 लाख किलोमीटर थी और 2000 से 2001 में बढ़कर 24 लाख किलोमीटर तथा 2006 से 7 में बढ़कर 33 लाख किलोमीटर हो गया। इस भारत में सड़कों का विकास आप लोग याद रखिएगा। फिर पारदर्शिक वितरण इसका क्या है, जिसमें कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। भारत में पहला स्थान रखता है महाराष्ट्र। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त है। और पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? जम्मू लक्षद्वीप। और सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल सबसे ऊपर में है, प्रथम स्थान रखता है। और गोवा और उड़ीसा 258 या 152 किलोमीटर की सड़कों के साथ दूसरा स्थान और तीसरा स्थान रखता है। फिर देखते हैं सड़कों के प्रकार। सड़कों के प्रकार में हम पढ़ेंगे नागपुर सड़क योजना। एक योजना आया था जिसका नाम था नागपुर सड़क योजना, जिसमें हम सड़कों को 4 प्रकार में बांटते हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे कि NH,
जो है स्टेट राजमार्ग, एसएच स्टेट हाईवे, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें में बांटते हैं हम इसको। तो चलिए देखते हैं पहले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश का विभिन्न भागों प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जितने भी भाग है, प्रांत है, अलग अलग राज्य हैं, इस सबको जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवेज। ये देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश के सबसे लंबा राजमार्ग है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां तीव्र गति से चलती है, जिसके कारण दुर्घटना घटित होता है। अतः सुरक्षा एवं प्राथमिकता उपचार के लिए इस मार्ग का उपयोग यंत्र तंत्र आपातकालीन बॉक्स लगाए गए हैं। आप लोग देखिएगा हाईवे पर अगर जाते होंगे तो देखिएगा वहाँ पे इतना फास्ट में गाड़ी निकलता है, तीव्र गति में गाड़ी निकलते हैं न रहती है, इसमें न दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा चांसेज होती है। इसलिए प्राथमिक उपचार के लिए इस मार्ग पर यंत्र तंत्र आपातकालीन बॉक्स लगाए रहते हैं एनएच पे, नेशनल हाईवेज पे। और यह आप लोग याद रखिएगा, NH7 जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, जो 2369 किलोमीटर तक चलती है। दूसरा है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग का जो राजमार्ग राज्यों के राजधानियाँ, यह राजधानियाँ को विभिन्न जिलों की मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों का निर्माण का देख रेख दायित्व तो राज्य सरकार की होती है, क्योंकि ये राज्य है, स्टेट हाईवेज है। और ये देश में ऐसे सड़क की कुल लंबाई सड़क का ही मात्र में 4% हिस्सा है। ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी रहती है, एनएच से भी जुड़ी रहता है राजमार्ग। एक है जिला की सड़कें, एक है जिला की सड़कें। 75 जिलों के राज्यों के विभिन्न जिला का मुख्यालयों के एवं शहरों के लिए सड़क को मिलाने वाले मार्ग का काम करती है, मिलाने का काम करती है। देश के कुल सड़कों में इनका विस्तार 14% ही है। इन सभी सड़कों का रख रखाव का जिम्मेदारी ही भी राज्य सरकार का होता है। जैसे स्टेट हाईवेज का रखता है ना राजमार्ग का, ऐसे ही ध्यान जिला की भी रखता है। फिर आगे आया था ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें में ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। इनके अंतर्गत देश के कुल सड़कों का 80% भाग शामिल होता है। इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत होता है। ये याद रखिएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि ग्रामीण सड़कें का निर्माण किस योजना के अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के ही अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखते हैं सीमांत की सड़कें। सीमांत की सड़कें हम ऐसे समझेंगे इसको कि जितना भी सीमांत जो बॉर्डर इलाके में जो रोड बनाता है ना, वो बनाता है कौन सा संगठन रहता है, वो रहता है सीमा सड़क संगठन। ये रहता है सीमा सड़क संगठन का काम रहता है। देखिए, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। राजनीतिक दृष्टि और सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। भारत में इन सड़कों का निर्माण का एवं रख रखाव सीमा सड़क जैसे BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1960 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिए, BRO का सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था, 1960 में किया गया। शुरू की स्थिति में इन सड़कों का महत्व तुलनात्मक रूप से काफ़ी बढ़ जाता है कि अन्य सड़कों के भांति जो बॉर्डर इलाके जितना भी सड़कें आता है वो बहुत ही कार्यरत हो जाती है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों का आवश्यक का सामान भेजा ही जाता है। चलिए, अब आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे देखते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग भी भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853, जो इस समय का वैसे कौन था, लॉर्ड डलहौजी, ये आप लोग याद रखिएगा, जिसका से माना जाता है जब पहली बार मुंबई से थाने की 34 किलोमीटर की लंबाई से रेलगाड़ी चलती थी। इसके बाद वेस्ट इंडिया कंपनी जब आया था, कितने में, 1600 ईस्वी में, तो अपने लाभ के उद्देश्य से ही रेल के जाल बिछाने का जोर शोर से काम किया।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था ना 1600 ईस्वी में, तब रेलवे का जितना भी अथी हुआ था उसको बढ़ाया। फिर अपने जितना भी सामान वामान ले जाने के लिए, अगर एक कंपनी इसका रहता था कोलकाता में, तो एक कंपनी रहता था इधर सूरत में। तो इस सब के लिए सामान ले जाने के लिए ये रेल मार्ग को और ज़्यादा विस्तार किया। फिर भारतीय रेलवे का 16 मुख्यालय बटा है, मुख्यालय जोन बटा है, 16 जोन बटा है। इसका मुख्यालय हम लोग याद करते हैं, देखिए चलते हैं। देखिए रेलवे क्षेत्र और मुख्यालय, रेलवे क्षेत्र और मुख्यालय। सबसे पहले उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पूर्व रेलवे का कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का चर्चगेट मुंबई, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का कौन सा है? मुंबई सेंट्रल। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मालीगांव जो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। फिर दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद जो हैदराबाद में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का यह कोलकाता, दक्षिण पूर्वी तटवर्तीय का भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है हुगली कोलकाता में है, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। इतना आप लोग याद रखिएगा, भी यह है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं भारत में पाइपलाइन। भारत में पाइपलाइन का क्या इतिहास रहा है? भारत में पाइपलाइन का भविष्य का मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पाद जैसे कि एलपीजी हो गया, मोटर गैसोलीन हो गया, नेफ्ता हो गया, केरोसिन हो गया, वायु तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, ब्रूनेल तेल, ल्यूब ऑयल, ये सब अनेकों प्रकार के तेले गैसें पाइप द्वारा भेजे जाते हैं। पाइपलाइनों की सहायता से एक स्थान से अन्य स्थान तक भेजा जाता है। आजकल ठोस पदार्थ खनिज को जो तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया करता है। जो जितना भी ठोस होता है ना खनिज, उसको न तरल अवस्था में देके और पाइप द्वारा इसको भी भेजा जाता है। पाइपलाइन कितने प्रकार में वितरण है? 2 प्रकार के मुख्यतः, एक तेल पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन। एक क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से पूछ देता है, तो क्वेश्चन क्या है? भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन रहेगा। तो देश में कच्चे तेलों का उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं तथा शोधनशालाओं से तेल उत्पादक को बाजार तक पाइपलाइन के माध्यम से ही भेजा जाता है। जितना भी शोधनशाला है ना, वो कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पाद जैसे कि एलपीजी, मोटर गैसोलीन, नेफ्ता, केरोसिन, वायु तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, फेनस तेल, क्यूनस ल्यूब तेल आदि पाइपलाइन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। फिर है अपने लोग वायु मार्ग में आ जाते हैं, पढ़ते हैं यहाँ से वायु मार्ग। वायु मार्ग परिवहन का एक सबसे तीव्र, आधुनिक और महंगा साधन है जो लंबी दूरी की आरामदायक एवं सुखद यात्रा कम समय से इसके द्वारा संभव होता है। अगर तीव्र गति से आधुनिक इमरजेंसी में हमको जाना रहता है तो वायु मार्ग ही अपनाता है, जो कि लंबी से लंबी दूरी बहुत कम समय में तैयार कर देता है और महंगा साधन है। देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में इलाहाबाद से नैनी किया गया था, जो कि कितना 10 किलोमीटर का था। और 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली बनाया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 के ईस्वी में 21 विमानों कंपनियों ने वायु परिवहन का कार्य स्टार्ट कर दी। फिर 8 दिसंबर 2005 आया। इंडिया एयरलाइंस सिर्फ एयर इंडिया के नाम से जाना जाता था, इंडियन एयरलाइंस। फिर आगे समय बीतता गया। लगभग 450 हवाई अड्डे हैं भारत में
और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए अब पढ़ते हैं जल मार्ग। तो जल मार्ग क्या क्या है? जल मार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा है। जल मार्ग दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक आंतरिक जल मार्ग हम उसे कहेंगे जो कि अपना भारत के अंदर ही जितना भी व्यापार होता है नदियों से, समुद्र के आसपास से, वो सब हो गया आंतरिक। और अंतर्राष्ट्रीय जो अपने देश से दूसरे देश जाते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग कहते हैं। आंतरिक देख लो आप लोग, आंतरिक जल मार्ग वे अंतर्गत मुख्य रूप से नदियां, नहरें तथा झीलें का उपयोग किया जाता है। अब भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसमें है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है सादिया से धुबरी तक उन्हें 1891 किलोमीटर की लंबाई विकसित है। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश के साझेदारी में करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है, कोलम और कोट्टापुरम 205 किलोमीटर लंबा है। धारा तथा उद्योग मंडल नहरों को सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित है। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, यह गोदावरी से कृष्णा नदी के सहारे 1055 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। पुडुचेरी काकानीडा नहर सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में फैला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य से ईस्टर्न कोस्ट कनाल, महानदी, ब्राह्मण नदी और महानदी डेल्टा के सहारे 627 किलोमीटर की दूरी लंबाई तैयार होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।